दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि लोगों को बाय डिज़ाइन पसमानदा कैसे रखा जाता है? आइए, हमारे पास एक जापान की केस स्टडी है। ब्राकुमेन जापान में एक अक़लियती ग्रुप है और इसके लग़वी मानी गाँव के लोग या पेंडू हैं, लेकिन ये गाँव के लोग नहीं। ये दो अलग ग्रुप्स को बयान करने की इस्तिलाह है। इनमें से एक एटा है और दूसरा हैनन। एटा और हैनन के अल्फाज जापान में अब इंतहाई नापसंदीदा हैं। जापान में आप इनको इस्तेमाल मत कीजिएगा। इनकी तारीख़ का जापान के दो अदवार से पता लगता है। ये लंबी और पेचीदा तारीख़ है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको सादा और मुख्तसर अल्फाज में इसे बयान करें। चीन में कन्फ्यूशियस ने दुनिया को बेहतर करने का तरीका ये सोचा कि माशरे को एक ख़ानदान की तरह चलाया जाए। इसके साथ एक ज़िमनी नतीजा ये निकला कि ख़ानदान में कौन किस जगह पर फिट होगा, ये तारीफ़ किए जाना भी ज़रूरी था। कन्फ्यूशियस ने 4 कैटेगरीज़ बनाई, जिसमें उलमा, किसान, हुनरमंद और ताजिर थे। लेकिन ज़ाहिर है हर कोई इनमें फ़िट तो नहीं होता। लेकिन कन्फ्यूशियस क्योंकि एक आइडियलिस्ट थे, आइडियलिस्ट अमली मसाइल पर ध्यान नहीं देते। चीन ने कन्फ्यूशियस का निज़ाम अपना लिया। कुछ सदियाँ गुजरीं, चीन की सल्तनत शिकस्त और रेख्त का शिकार थी। फिर उन्होंने इंडिया से बुद्ध मत के ख़यालात और फिर कन्फ्यूशियस को जोड़कर चीन ने फिर अपना एक नया सा एक निज़ाम बना लिया। जापान उस वक्त एक कौम बनकर मुत्तहद हो रहा था। उन्होंने मगरब यानी चीन से मदद ली और उसने कन्फ्यूशनिज़्म को भी वहाँ से इंपोर्ट किया। 4 कैटेगरीज़ जो पैदाइश पर तय हो जाती थी, माशरा उनमें तकसीम हो गया। अगर कोई इन 4 में नहीं तो फिर वो ख़ानदान का हिस्सा ही नहीं। जापान का निज़ाम शिंतो, बुद्ध और कन्फ्यूशियस के ख़यालात से मिलकर बना था। शिंतोइज़्म जापान में पहले ही था। शिंतोइज़्म का एक अहम हिस्सा केगारे था। केगारे क्या होता है? अगर आपका दोस्त फौत हो गया तो ये केगारे है। इसको अपने आप को पाक करना है। अगर आपने अपने हमसाये के चावल के खेत पर कब्ज़ा कर लिया तो ये भी केगारे है। आपने ख़ुद को पाक करना है, जैसे गुनाह का एक कॉन्सेप्ट है। केगारे की अपनी एक लंबी फहरिस्त थी। एटा और हैनन इन 4 तबकों वाले ख़ानदान से बाहर के लोग करार पाए, जो माशरती, मजहबी और सबसे अहम कानूनी तौर पर बाकी सबसे नीचे थे। एटा वो लोग थे जो इस तरह के काम करते थे जो ज़रूरी थे, लेकिन शिंतोइज़्म के लिहाज से नाकाबिल कबूल, जैसे हमारे यहाँ के कमी कस्बी। इनमें खालों को रंगना, गोश्त काटना, मुर्दे दफनाना वगैरह जो सब केगारे की तारीफ़ में आते थे, एटा किस्म के लोग वो थे। फिर हैनन वो लोग थे जो वो काम करते थे जो माशरे की ख्वाहिश थी कि ना हो। इसमें भीख मांगना, इस्मत फरोशी जैसे काम, और हाँ, सबसे बड़ा गाना बजाना, एक्टिंग, फ़नून लतीफ़ा, ये भी इंतहाई करीह और मकरूह समझे जाने वाले काम थे जो हैनन लोगों को डिफ़ाइन करते थे। हैनन और एटा अछूत करार पाए और इनको मिलकर ब्राकुमेन का नाम मिला। ये माशरे में इस कदर नीचे आते थे कि इनको मर्दमशुमारी में गिना तक नहीं जाता था। इनको बाकी आबादी से अलग करने के लिए इन पर टैटू से निशान लगाए गए। इनके रहने की जगहें भी अलग कर दी गईं। जब ये माशरे से अलग हो गए तो इनकी ज़बान भी बदलना शुरू हो गई। ये अपनी ज़मीन नहीं रख सकते थे, खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे, अपने ग्रुप से बाहर शादी नहीं कर सकते थे, अपना स्टेटस तब्दील नहीं कर सकते थे। ब्राकुमेन जनियाती तौर पर बाकी जापानियों से मुख्तलिफ नहीं थे। इनकी नस्ल भी वही थी, लेकिन इनको माशरे ने मुख्तलिफ कर दिया। जब इनका कोई मुस्तकबिल नहीं था तो इनमें मुजरमों की शरह भी बढ़ने लगी। जुआ माशरे में दाखिल हुआ तो इन्होंने जुआ खाने खोलना शुरू कर दिए। इनके पास दौलत आने लगी तो इसको बचाने के लिए इन्होंने गैंग बनाना शुरू कर दिए। हुकूमत ने इनको मदद के लिए नहीं आना था, और ये क्योंकि उनके शहरी नहीं थे। माशरे ने इन्हें अलग किया हुआ था, टैटू को इनकी शनाख्त बनाया हुआ था। फिर इन्होंने इन्हीं टैटूज़ को अपनी इज्जत बना लिया। सात सदियों तक जारी रहने वाली इस अलहदगी के बाद 150 साल पहले इनसे कानूनी इम्तियाज़ ख़त्म हुआ और इनको दूसरे जापानियों की तरह इंसान तस्लीम कर लिया गया। लेकिन हम जानते हैं कि हुकूमतों के कह देने से ये ख़त्म नहीं होता। ये माशरे में रच बस चुका होता है। अगरचे ये मुकम्मल तौर पर माशरे में बसने वाले दूसरे इंसानों की तरह ही थे, लेकिन क्योंकि तासुब कल्चर बन जाता है और फिर आसानी से ये ख़त्म नहीं होता। इनके इलाके जापान में मॉडर्नाइज होने वाले आखिरी इलाके थे। शादी की किताबें ईजाद हुईं। ख़ानदान छान पटक करते कि कहीं जिससे शादी की जा रही है उसका ख़ानदान पस मंज़र में ब्राकुमेन तो नहीं।
यहाँ तक कि मुलाजमत के लिए बैकग्राउंड चेक में किताबें बनी कि मुलाजिम किस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। अगरचे ऐसा करना गैर कानूनी था, लेकिन इदारे इन अछूतों को मुलाजमत नहीं देते थे। जापान बदल चुका है, ये तकसीम ख़त्म हो चुकी है। वो इलाके जहाँ माशरे के ये अछूत रहा करते थे, ये आज भी गुर्बत के मकाम हैं। तारीख़ी तौर पर अलग किए गए लोगों की अगली नस्लों के साथ अब ज़हनी या जिस्मानी माजूर अफराद, बूढ़े जिनके ख़ानदान नहीं, तारकीन वतन जो सोसाइटी का हिस्सा बन गए, ये सब यहाँ रहते हैं। ये आज के जापान की क्लास है। इनको अब एटा और हैनन नहीं कहा जाता। इन इलाकों से गुजरें तो आपको बाकी जापान से एक फ़र्क ज़िंदगी नज़र आएगी। लोगों को कैसे तबाह किया जाता है? इनसे इनका मुस्तकबिल छीन कर, इनके बच्चों से मौक़े छीन कर, इनसे नस्ल, मज़हब, इलाके की बुनियाद पर ख़ासियतें जोड़कर। ब्राकोमैन को तालीम के मौक़े कम मिलते हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जराइम ज़्यादा हैं, वरना ये बाकी सब की तरह हैं। ये जापान की एक अक़लियत की असल कहानी है, लेकिन सिर्फ जापान की नहीं। क्या आपको ख़ुद अपने शहर में कायम ऐसे जजीरों में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिसमें रहने वालों को इनसे बाहर निकलने का कोई मौका मैसर नहीं? क्या आपने इन लोगों के साथ वक्त सर्फ करने की कोशिश की? इनके पास वो सीढ़ी ही नहीं जिससे चढ़कर वो यहाँ से बाहर निकल भी सकें। ऐसे लोग जिनकी पैदाइश की जगह या किसी भी और बिना पर इनको किसी बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद ही नहीं। क्या आपने इन इलाकों में गैर कानूनी सरगर्मियों, तशद्दुद, चोरी, नशे के इस्तेमाल की बुलंदशरह की वजह जानने की कोशिश की? क्या खराबी यहाँ पर रहने वालों के DNA में है या फिर हमारे दिलो दिमाग में? दोस्तों, अगर आपको ये मुख्तसर वीडियो पसंद आई है तो हमारी एक और वीडियो जिसमें अवाम को कंट्रोल करने का सदियों पुराना तरीका किंग डैन ने निकाल लिया था, वो भी यकीनन आपको पसंद आएगी। अभी देखना चाहें या बाद के लिए महफूज कर लें, जुस्तजू के सफ़र पे निकले दोस्तों, आपके वक्त से कीमती कुछ भी नहीं।